इच्छापुर एक छोटा सा सुंदर समुद्र किनारे बसा गांव। गांव छोटा था लेकिन लोगों के दिल बेहद बड़े। कोई किसी के घर आए तो बिना चाय पानी के नहीं जाने देते। लेकिन इस खूबसूरत गांव की एक ही बड़ी समस्या थी, खेती योग्य जमीन का ना होना। समुद्र गांव से बस कुछ ही दूरी पर था। लहरें जब तेजी से उठती तो उनका नमकीन पानी धीरे धीरे जमीन में रिस जाता और फिर मिट्टी इतनी खारी हो जाती कि उसमें घास तक उगना मुश्किल हो जाता। इसी वजह से इच्छापुर के किसान रोज रोज पास के चंदनपुर गांव में मजदूरी करने जाते थे। उस दिन भी दो किसान हरिया और मोहन चंदनपुर की ओर निकले थे। खेत में पहुंचकर जैसे ही काम शुरू किया, चंदनपुर के मुखिया चलते चलते वहीं आ पहुंचे। अरे ओ किसानों, हर रोज मेरे ही गांव में काम करने आ जाते हो, क्या बात है रे? अपने गांव में खेती नहीं होती क्या? दिन दिन भर यही मुंह उठाए चले आते हो। मुखिया जी, हमारी जमीन समंदर के बहुत ही पास है। हर ज्वार भाटा के साथ खारा पानी खेतों में भर जाता है। मिट्टी ऐसी हो गई है कि उसमें कुछ भी पैदा नहीं होता, न धान, न बाजरा, न सब्जी, कुछ भी नहीं। अरे भाई, क्यों ना तुम लोग कोई छोटा मोटा धंधा शुरू करो। खेती नहीं तो कुछ और सही, सब कुछ मेरे गांव पर क्यों छोड़े बैठे हो? मुखिया जी, 2 वक्त का खाना बड़ी मुश्किल से जुटा पाते हैं। दिन भर मजदूरी करके बस इतना मिलता है कि घर में चूल्हा जल जाए। धंधा तो तब शुरू हो जब पूंजी हो। मुखिया जी, हमने कोशिश भी की थी। 2 साल पहले मैंने समुंदर के किनारे छोटी सी दुकान खोलने की सोची थी, पर तूफान के साथ सारी आस टूट गई। दुकान का सामान भीग गया, कर्ज बढ़ गया, सब खत्म हो गया। अरे अरे, किस्मत पे इतना रोना ठीक नहीं। हर मुसीबत को भगवान की मर्जी नहीं कहते। आदमी चाह ले तो सब कर सकता है। अब ये रोने धोने से कुछ नहीं होगा, काम करना पड़ेगा। चाह तो बहुत है मुखिया जी, पर हमें कोई मौका नहीं देता। उधार मांगे तो लोग मुंह चढ़ाते हैं और काम करें तो आधी मजदूरी। ऐसे धंधा थोड़े ना शुरू होता है। देख भाई, मैं तो बस सलाह दे रहा हूँ। अगर कल को काम बंद हो गया तो रोगे। धंधा व्यापार कुछ ना कुछ सीखो, पर खैर तुम्हारी मर्जी, मैं तो नहीं कहूँगा दोबारा। इतना बोल मुखिया आगे बढ़ गए और दोनों किसान फिर से काम पर लग गए। उधर इच्छापुर में एक और किसान रहता था, बिरजू। वो भी किसान था, पर असल में उसके पास न जमीन थी न खेती, बस नाम मात्र का किसान। उस दिन बिरजू अपने मित्र रमेश के साथ एक पीपल के पेड़ के नीचे बैठा आसमान ताक रहा था। यार रमेश, ऐसा कब तक चलेगा? हम कब तक दूसरों की मजदूरी करते रहेंगे? अपने गांव में कुछ होना चाहिए। करे भी क्या भाई, ना हमारे पास जमीन है और जो थी भी वो खारे पानी ने छीन ली। ना पैसे हैं, ना कोई बड़ा हुनर। धंधा शुरू करने का तो सवाल ही नहीं उठता। सपने देखने की हिम्मत भी नहीं बची। पर कुछ तो करना पड़ेगा रमेश। ऐसे बैठे बैठे जिंदगी काट नहीं सकते। हर दिन वही मेहनत, वही चिंता। हमारे बच्चों का क्या होगा? उनका भी यही हाल रहेगा। तुझे क्या लगता है, कोई रास्ता है? रास्ता ढूंढना पड़ेगा, चाहे कितना भी मुश्किल हो। अगर हम ही हार मान लेंगे तो हालात क्यों बदलेंगे? इस गांव में अगर खेती नहीं हो सकती तो कुछ और सोचना होगा। उसी समय सड़क पर पड़ोस के गांव के एक आदमी टोकरी में चटपटा समोसे लेकर आया और वो चिल्लाने लगा, आओ आओ, गरम गरम चटपटे समोसे, चंदनपुर के मशहूर समोसे, खाकर देखो। मजा ना आया तो पैसे वापस। मसाले का स्वाद ऐसा कि जुबान खुद बोल उठे। वाह भाई वाह। बिरजू और रमेश, जो अभी कुछ पलों पहले चिंता से भरे बैठे थे, अब उस समोसे वाले को वैसे देख रहे थे जैसे किसी नए मौके को सामने आते हुए देख रहे हों। उनकी आंखों में थोड़ी चमक लौट आई। चल रमेश, चंदनपुर के समोसे का बहुत नाम सुना है, आज खाकर देखते हैं। दोनों तुरंत उठकर दौड़ते हुए समोसे वाले के पास जा पहुँचे, मानो भूख नहीं, उम्मीद उन्हें खींच कर ले आई हो। भाई 2 प्लेट समोसे देना, बहुत तारीफ सुनी है तुम्हारी, आज असली स्वाद चखते हैं। दोनों ने समोसे खाए और रमेश तो जैसे हैरान ही रह गया। अरे वाह, ये क्या चीज है भाई? इतने बढ़िया, इतने चटपटे, क्या लाजवाब स्वाद है। मुंह में जाते ही पिघल गया। कैसे लगे समोसे? मजा आया ना? समोसे वाले भैया, क्या आप हमें समोसे बनाने का तरीका बता सकते हो? आपका बहुत बड़ा एहसान होगा। हमारे जैसे गरीबों के लिए तो ये सीख सोने से भी कीमती है। अरे अरे, क्या बोल रहे हो तुम लोग? यहाँ से आगे बढ़ो। अगर मैंने अपने जैसे समोसे बनाना सिखा दिया तो तुम लोग मेरे ही सामने ठेला लगाकर मेरा धंधा बंद कर दोगे। नहीं नहीं, मैं कुछ नहीं बता सकता। ये मेरा खानदानी तरीका है, इसे किसी को नहीं बताता। देखा बिरजू, दुनिया में हर कोई अपना राज छुपाना चाहता है। कोई चाहे कितना भी बड़ा बने, कितनी भी कमाई कर ले, पर उसे सबसे ज्यादा डर इसी बात का होता है कि कहीं उसका राज किसी और के हाथ ना लग जाए। पर भाई, सीखने वाला अगर ठान ले
तो लाखों राज भी उसके आगे टिक नहीं पाते। बिरजू ने अपनी माँ के लिए एक प्लेट पैक करवाई और खुशी खुशी घर लेकर आया। घर पहुँचते ही बोला, माँ, ये लो चंदनपुर के मशहूर समोसे, जल्दी खा लो, गरम है। अरे बेटा, इसकी क्या जरूरत थी? कह देता तो मैं घर पर ही बना देती तुम्हारे लिए समोसे। सच में माँ, तुम्हें समोसे बनाना आता है? हाँ बेटा, क्यों नहीं आता। तेरे दादाजी का पहले समोसे का ठेला था, पूरा गांव उनके समोसों का दीवाना था। मैं रोज बैठकर देखा करती थी, चलते चलते सब सीख लिया था। माँ, अगर तुम्हें समोसे बनाने आते हैं तो हम अपना ठेला भी तो लगा सकते हैं। हाँ बेटा, क्यों नहीं। तुम चाहे तो हम फिर से दादाजी का नाम इस गांव में जगा सकते हैं, पर बेटा उसके लिए पैसे कहाँ हैं? ठेला, बर्तन, सामान सब चाहिए। उसकी चिंता मत करो माँ, कुछ ना कुछ जुगाड़ कर ही लेंगे। बस इस बार कोशिश करेंगे जरूर। उसी पल बिरजू ने मन ही मन ठान लिया, इस बार इच्छापुर में कुछ बदल कर ही रहेगा। अगली सुबह बिरजू जल्दी उठ गया। मन में बस एक ही बात घूम रही थी। वो सीधे गांव के जमींदार के घर जा पहुंचा। ए लड़के, किससे मिलना है? ऐसे ही कोई अंदर नहीं जाता, समझे? जमींदार जी से बहुत जरूरी काम है। चौकीदार ने उसे ऊपर से नीचे तक देखा। फटे हाल कपड़े, थके हुए पैर, पर आंखों में एक अनोखी चमक। ठीक है, खड़े रहो, पूछ कर आता हूँ। थोड़ी देर बाद उसे भीतर बुलाया गया। बिरजू के कदम भारी हो गए, लेकिन मन दृढ़ था। हाँ बोल, सुबह सुबह क्या परेशानी है? जमींदार जी, मुझे थोड़े पैसों की जरूरत है। पैसे? किस लिए? मैं अपना काम शुरू करना चाहता हूँ। समोसे का ठेला लगाना चाहता हूँ। माँ को आता है बनाना और मैं मेहनत करूँगा, लेकिन बिना पूंजी कुछ भी संभव नहीं। बड़ा सोचने लगे हो लगता है। और ये ठेला लगाकर क्या कमा लोगे? पैसे दे दूंगा बिरजू, पर बदले में कुछ गिरवी रखना पड़ेगा। जमींदार के कठोर शब्दों ने जैसे बिरजू के मन पर पहाड़ सा बोझ डाल दिया। वो वहीं खड़ा सोच में पड़ गया। मेरे पास गिरवी रखने लायक है ही क्या? सच तो ये था कि उसके पास न कोई जमीन थी, न सोना, न कोई कीमती चीज, बस एक टूटा फूटा घर जिसमें उसकी बीमार माँ रोज उसका इंतजार करती थी। जमींदार जी, मैं अपना घर गिरवी रख देता हूँ। घर? तुम्हारा मतलब इच्छापुर के छोर पर जो टूटा फूटा झोपड़ा है वो? हाँ साहब, वही मेरा सब कुछ है और वही मैं दांव पर लगाने को तैयार हूँ। बस एक मौका दे दो। तुम अपना घर गिरवी रखकर ये ठेला लगाना चाहते हो? इतना बड़ा जोखिम सिर्फ एक उम्मीद के लिए? साहब, अगर इंसान कोशिश करे तो किस्मत भी झुक जाती है। मेरी माँ ने अकेले ही मुझे पाला है, अब मेरी बारी है कुछ करने की। लेकिन ये फैसला तुम्हारी जिंदगी बदल भी सकता है और बर्बाद भी। ठीक है, लेकिन याद रखना, समय पर पैसे नहीं दिए तो घर मेरा। जो भी होगा मैं संभाल लूंगा। ठीक है जमींदार जी, मैं लौटा दूंगा। जमींदार ने उसे पैसे दिए और बिरजू खुशी खुशी बाजार चला गया। ठेला, बर्तन, मसाले, आलू, जो जो चाहिए था सब खरीद लिया। घर पहुंचकर वो उत्साह से चिल्लाया, माँ देखो सारा सामान ले आया हूँ, चलो आज से समोसे बनाना शुरू करते हैं। पर घर के अंदर से कोई आवाज नहीं आई। बिरजू अंदर भागा तो माँ बिस्तर पर लेटी थी। माँ, क्या हुआ? तबीयत ठीक है ना? तुम ऐसे बिस्तर पर लेटी क्यों हो? बोलो माँ। बेटा, सुबह से अच्छा नहीं लग रहा, पैरों में जान नहीं है और ये बुखार जाने क्यों उतर ही नहीं रहा। अरे माँ, तुमने मुझे सुबह क्यों नहीं जगाया? इतनी तबीयत खराब थी तो बताया क्यों नहीं? तू सुबह सुबह काम की बात सोच रहा था बेटा, तेरी हिम्मत नहीं टूटी इसलिए बताया नहीं। पर अब तो लगता है सच में डॉक्टर को बुला ला। माँ, तुम बस यहीं लेटी रहो, मैं तुरंत डॉक्टर को लेकर आता हूँ। तुम चिंता मत करो, मैं हूं ना। जल्दी जा, पर ज़रा पड़ोस में भी बता देना कि मैं अकेली हूँ, ताकि कोई पास रहे। मुझे डर लग रहा है। नहीं माँ, तुम बिल्कुल अकेली नहीं हो। मैं पड़ोसी को बुलाता हूँ और फिर तुरंत डॉक्टर लेकर आता हूँ। तुम बस हिम्मत रखना, मैं अभी आता हूँ। बिरजू तुरंत डॉक्टर को लेकर आया। डॉक्टर ने जांच की और गंभीर स्वर में कहा, बिरजू, तुम्हारी माँ की उम्र हो चुकी है, अब इन्हें चलने फिरने, काम करने में दिक्कत होगी। इन्हें आराम की सख्त जरूरत है, कोई मेहनत का काम मत कराना। ये सुनकर बिरजू के पैरों तले जैसे जमीन खिसक गई। अब समोसे कौन बनाएगा? मैंने तो घर भी गिरवी रख दिया। अगर ठेला नहीं लगा तो हमारी छत भी चली जाएगी। अब क्या होगा माँ, क्या होगा?
माँ लेटी हुई थी, लेकिन एक माँ चाहे कितनी भी बीमार क्यों ना हो, अपने बच्चे की परेशानी चेहरे से पढ़ लेती है। उनके चेहरे पर दर्द था, लेकिन बेटे की चिंता देखकर उनके भीतर हिम्मत की एक नई रोशनी जग गई। बेटा, बीमारी आज है, कल ठीक हो जाऊंगी। और समोसे, वो तो मेरे हाथों की पहचान है। तू ठेला लगाएगा और मैं बनाऊंगी। माँ की बातों ने जैसे उसे भीतर तक झकझोर दिया। लेकिन माँ, अगर तुम ठीक ना हुई तो? ठीक है माँ, आप आराम करो, मैं थोड़ी देर में आता हूँ। भाई, अब क्या करूँ? घर गिरवी रख दिया है। अगर समोसे बेच नहीं पाए तो कर्ज कैसे चुकाऊंगा? हमारी छत भी चली जाएगी रमेश, सब कुछ खत्म हो जाएगा। अरे ओ पगले, टेंशन मत ले, हम हैं ना। कुछ ना कुछ जुगाड़ हमेशा निकल ही आता है। भगवान भी मेहनत करने वालों को अकेला नहीं छोड़ते। रमेश की बातें थोड़ी राहत देती हैं, पर डर अभी भी उसके दिल में बैठा था। भाई, एक बात बताऊं? क्यों ना हम उस समोसे वाले के पास फिर जाएं? वही जो कल हमें भगा रहा था। हाँ वही। देख, कल तो उसने हमें यूं ही टाल दिया था, लेकिन आज अगर उसे हमारी असल बात, हमारी मजबूरी, हमारा हाल बताएंगे, हो सकता है शायद वो पिघल जाए, समस्या समझकर तरीका बता दे। हाँ बिरजू, इस बार शायद वो तुम्हारी हालत देखकर मान जाए। कभी कभी लोग दिल से नहीं, दिमाग से सोचते हैं, लेकिन किसी की मजबूरी देखकर उनका दिल पिघल भी जाता है। हाँ भाई, चलो अब एक आखिरी कोशिश तो करनी ही पड़ेगी। अगर उसने सिखा दिया तो समझ लेना हमारा ठेला पक्का तैयार। वे दोनों समोसे वाले की तलाश में चंदनपुर की ओर निकल पड़े, इस उम्मीद में कि शायद इस बार किस्मत उन पर मेहरबान हो जाए। कुछ ही देर में दोनों उस जगह पहुंचे जहां समोसे वाला रोज अपना समोसे का दुकान लगाता था। भैया, जरा बात करनी थी आपसे। अरे तुम लोग फिर आ गए। कल क्या बोला था मैंने, राज नहीं बताऊंगा। नहीं भैया, इस बार हम सीखने नहीं, बस अपनी बात। सुनाई नहीं देता क्या? मेरे पास टाइम नहीं है, समोसे तलने हैं, ग्राहक संभालने हैं, और तुम दोनों खाली बैठे लोग रोज सिर पर चढ़ने आ जाते हो। उसके शब्द बिरजू और रमेश को तीर की तरह लगे। उसके बाद रमेश और बिरजू तुरंत अपने घर की ओर आ गए। अब कुछ नहीं हो सकता, अब तो घर भी जमींदार को देना पड़ेगा। अब बिरजू के सामने बहुत बड़ी मुसीबत थी। अगली सुबह बिरजू भारी कदमों से जमींदार के घर की ओर निकला। मन में बस एक ही बात, पैसे वापस कर दूं तो शायद जमींदार घर ना ले। कुछ ही दूरी चला होगा कि रास्ते में एक पुराने पेड़ के नीचे एक बूढ़ी अम्मा टोकरी में कुछ बेच रही थी और 2-3 ग्राहक लाइन में खड़े थे। बिरजू उत्सुकता से पास गया। उसने देखा टोकरी में छोटे छोटे समोसे सजे थे। अम्मा, ये कैसे समोसे हैं? इतने छोटे छोटे, मैंने तो ऐसा कभी नहीं देखा। बेटा, ये गरीब भर के चटपटे समोसे हैं। बड़े समोसों जितना आटा, मसाला और तेल हमारे बस में नहीं होता, पर स्वाद में बड़े बड़ों को मात दे दें, खाने वाला उंगलियां चाटता रह जाए। सच कहते हैं भाई, अम्मा के समोसे का स्वाद एकदम जबरदस्त। चंदनपुर गांव में जमींदार वीरेंद्र सिंह अपनी पत्नी नैना और 2 बेटियों के साथ रहता था। बड़ी बेटी सुमन पढ़ाई में बहुत तेज थी। गांव के लोग उसकी तारीफ करते नहीं थकते थे। वहीं छोटी बेटी खुशबू पढ़ाई में उतनी अच्छी नहीं थी, लेकिन दिल की बहुत साफ और मेहनती थी। मेरी बेटी तो सच में हमारा नाम रोशन करेगी। देखो जरा कैसे मन लगाकर पढ़ती है, सुबह सुबह उठकर किताब लेकर बैठ जाती है। भगवान ऐसी बेटी हर घर को दे। हाँ नैना, मुझे भी यही लगता है। सुमन जैसी बेटी सबको मिलनी चाहिए। समझदार भी है और सुशील भी। जिस घर में जाएगी उस घर को भी रोशन कर देगी। लेकिन ये खुशबू कहाँ है? अभी तक दिखाई नहीं दे रही। और ये पढ़ाई क्यों नहीं कर रही? अरे वो रसोई में खाना बना रही है। इस बार फिर से महारानी परीक्षा में फेल हो गई है। हर बार वही कहानी, ना पढ़ाई में मन लगता है और ना ही कोई खास हुनर। समझ नहीं आता आखिर करेगी क्या ये लड़की। सुमन को देखो और इसे देखो, एक ही घर में पली बड़ी है, फिर भी जमीन आसमान का फर्क है। तभी खुशबू रसोई से बाहर आती है और बोलती है, माँ, मैंने रसोई का सारा काम कर दिया है, सबके लिए नाश्ता भी बना दिया है। क्या मैं भी अब पढ़ने के लिए बैठ जाऊँ? अब पढ़ेगी तू? जब परीक्षा होती है तब तो किताब हाथ में नहीं आती, अब क्या फायदा? माँ, मैं कोशिश कर रही हूँ, शायद इस बार मैं पास हो जाऊँ। कोशिश, ये शब्द हमने बहुत बार सुन लिया है। कोशिश से कुछ नहीं होता, मेहनत करनी पड़ती है। तुम्हारी हर बार परीक्षा में फेल होने की वजह से हमें सबके सामने बहुत बेइज्जती का सामना करना पड़ता है।
अगर इस बार फिर से तुम फेल हुई तो हम तुम्हें घर से बाहर निकाल देंगे। ये शब्द खुशबू के दिल में किसी चोट की तरह उतर गए। उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। अगले दिन दोपहर का समय था। खुशबू और सुमन साथ साथ घर की ओर लौट रही थी। रास्ते के मोड़ पर गांव की कुछ औरतें पानी भरते हुए आपस में बातें कर रही थी। जैसे ही उनकी नजर सुमन पर पड़ी, उनकी आवाजें धीमी होने के बजाय और तीखी हो गई। अरे देखो देखो, जमींदार की छोटी बेटी जा रही है, वही जो हर साल परीक्षा में फेल हो जाती है। हाँ वही, बड़ी वाली तो बहुत होशियार है, पर ये बेचारी पढ़ाई के नाम से ही भागती है। अरे पढ़ाई इसके बस की नहीं है, आखिर कब तक घर में बोझ बनी रहेगी। इतनी बड़ी हो गई पर कोई हुनर भी नहीं सीखा। खुशबू के कदम अपने आप धीमे पड़ गए। उसका सिर झुक गया, आंखें भर आई। उन औरतों के शब्द खुशबू के दिल में कांटों की तरह चुभते रहे। दीदी, लोग मेरे बारे में ऐसा क्यों कहते हैं? क्या सच में मैं इतनी बेकार हूँ? सुमन ने तुरंत रुककर खुशबू की तरफ देखा। नहीं खुशबू, ऐसा मत सोचो। लोग बिना सोचे समझे कुछ भी कह देते हैं। उनकी बातों पर ध्यान मत दिया करो। लेकिन दीदी, जब हर कोई यही कहे कि मैं निकम्मी हूँ, तो कभी कभी मुझे भी लगने लगता है कि शायद वे सही ही कहते हैं। देख खुशबू, हर इंसान हर काम में अच्छा नहीं होता। हो सकता है पढ़ाई तेरे लिए थोड़ी मुश्किल हो, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि तू किसी काम की नहीं है। पर माँ और पापा भी तो यही सोचते हैं। एक दिन ऐसा आएगा जब तू कुछ ऐसा करेगी कि सबको अपने शब्द वापस लेने पड़ेंगे। इतना कहकर सुमन ने खुशबू का हाथ पकड़ा और दोनों घर की ओर चल पड़ी। कुछ समय बाद दोनों बहनें हवेली पहुंच गईं। हवेली के बड़े दरवाजे के अंदर कदम रखते ही खुशबू ने जैसे राहत की सांस लेने की कोशिश की, लेकिन ये राहत ज्यादा देर टिक नहीं पाई। आ गई तुम दोनों। सुमन, तू जाकर हाथ मुंह धो ले और फिर खाना खा लेना। तू पट्टे पट्टे थक गई होगी। फिर उसकी नजर खुशबू पर पड़ी। और तू पहले रसोई में जाकर सब्जी काट, फिर आंगन में झाड़ू लगाना है। अभी बहुत काम बाकी है। खुशबू कुछ पल चुप रही। उसके चेहरे पर थकान साफ दिख रही थी। माँ, मैं अभी विद्यालय से आई हूँ, बहुत थक गई हूँ। थोड़ा सा आराम करने दो, फिर मैं सारा काम कर दूंगी। आराम तो पढ़ाई करने वालों को चाहिए। तूने आज स्कूल में क्या तीर मार लिया जो आराम चाहिए? खुशबू की आंखें फिर से भर आई। वो बिना कुछ बोले रसोई की ओर चल दी। उसके मन में एक ही सवाल घूम रहा था, क्या सच में मेरी जिंदगी बस तानों और काम तक ही सीमित रह जाएगी? शाम ढल चुकी थी। थोड़ी ही देर में वीरेंद्र बाजार से लौट आए। उनके हाथ में कपड़ों से भरे थैले थे। आ गए आप? आज तो बहुत देर हो गई। बाजार में इतनी भीड़ थी क्या? और बताइए, क्या क्या लाए हैं? हाँ नैना, भीड़ तो बहुत थी। सर्दी बढ़ती जा रही है ना, इसलिए गांव के लोग भी गर्म कपड़े खरीद रहे थे। मैं भी दोनों बेटियों के लिए सर्दी के अच्छे कपड़े ले आया हूँ। ठंड में उन्हें तकलीफ नहीं होनी चाहिए। ये सुनते ही पास खड़ी सुमन के चेहरे पर हल्की उत्सुकता आ गई। उसकी आंखों में चमक दिखाई देने लगी। वहीं खुशबू थोड़ी दूरी पर खड़ी सब कुछ चुपचाप देख रही थी। उसके चेहरे पर कोई खास उम्मीद नहीं थी, जैसे उसे पहले से ही मालूम हो कि उसके हिस्से में कुछ खास आने वाला नहीं है। वीरेंद्र थैले रखकर अंदर अपने कमरे में चले गए। उसके बाद नैना थैले को सुमन को दे दिया। धन्यवाद माँ, ये तो बहुत सुंदर है। माँ, मेरे लिए क्या लाए हैं पिताजी? तुम्हारे लिए अभी कुछ नहीं है। पर माँ, पिताजी तो कह रहे थे कि दोनों के लिए कपड़े लाए हैं। हाँ कहा था, लेकिन पहले ये देखना जरूरी है कि कौन इन चीजों के लायक है। सुमन पढ़ाई में इतनी मेहनत करती है, इसलिए उसके लिए अच्छे कपड़े लाना बनता है। तो क्या मैं लायक नहीं हूँ माँ? जब तू पढ़ाई में मन लगाएगी, कुछ बनकर दिखाएगी, तब तेरे लिए भी सब कुछ आएगा। अभी तो पहले घर का काम सीख। ये सुनकर खुशबू की आंखों में आंसू भर आए। उसने जल्दी से अपना चेहरा दूसरी तरफ कर लिया ताकि कोई उसके आंसू ना देख सके। शायद सच में मुझ में ही कोई कमी है, तभी तो माँ पापा मुझसे इतना दूर रहते हैं। माँ, आप खुशबू के साथ हमेशा ऐसा व्यवहार क्यों करती हैं? वो भी तो कोशिश कर रही है, और ठंड तो सबको लगती है। अगर उसके पास भी गर्म कपड़े होंगे तो क्या बुरा है? सुमन, तुम बीच में मत बोलो। तुम्हें पढ़ाई पर ध्यान देना है, इन सब बातों पर नहीं। मैं जो कर रही हूँ सोच समझ कर रही हूँ। पर माँ, खुशबू भी हमारी ही तरह इस घर की बेटी है। बस, अब और एक शब्द नहीं। तुम जाकर अपनी पढ़ाई करो। सुमन चुप हो गई, लेकिन उसके चेहरे से खुशी गायब हो चुकी थी। उसकी आंखें हल्की सी भर आई। उसने बिना कुछ कहे सिर झुका लिया। खुशबू ये सब देख रही थी। उसके दिल में दर्द और गहरा हो गया। धीरे धीरे रात गहराती चली गई। हवेली में सन्नाटा छा गया।
एक एक करके सब लोग सो गए। खुशबू चुपचाप फर्श पर बैठी अपनी किताब खोलने की कोशिश कर रही थी। तभी सुमन अंदर आती है और बोलती है, अरे खुशबू, तू अभी तक जाग रही है? नींद नहीं आ रही थी दीदी, सोचा थोड़ा पढ़ ही लूं, शायद कुछ समझ में आ जाए। आज जो हुआ, माँ का वो व्यवहार मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं करती है। बस हालात तेरे खिलाफ हैं। दीदी, कभी कभी लगता है कि मैं इस घर में बस बोझ हूँ। न रंग अच्छा है, न पढ़ाई में तेज हूँ। जब भी कोई मेरी तुलना आपसे करता है तो ऐसा लगता है जैसे मैं किसी काम की ही नहीं हूँ। ऐसा मत सोच खुशबू, हर इंसान की अपनी एक खासियत होती है। कोई पढ़ाई में अच्छा होता है, कोई किसी और काम में। तू खुद को कम मत समझ। पर माँ पापा तो यही सोचते हैं कि मैं निकम्मी हूँ। नहीं, वो बस नाराज हैं। कभी कभी बड़े लोग समझ नहीं पाते कि उनके शब्द कितना दर्द दे सकते हैं। दीदी, अगर इस बार भी मैं फेल हो गई तो मुझे पढ़ाई छोड़कर हमेशा के लिए घर के काम में लगा देंगी, फिर कभी स्कूल जाने नहीं देंगी। अगले दिन खुशबू और सुमन विद्यालय के लिए निकल जाती हैं और वीरेंद्र भी अपने दुकान के लिए निकल जाता है। तभी नैना के घर गांव की कुछ औरतें आई हुई थी। एक औरत मुस्कुराते हुए बोली, नैना, सुमन तो सच में बहुत होनहार है। पढ़ाई में भी सबसे आगे और स्वभाव भी कितना अच्छा है। पूरे गांव में उसकी तारीफ होती है। हाँ, बड़ी बेटी है ना, जिम्मेदारी समझती है। लेकिन खुशबू का क्या? वो तो हर वक्त चुप चुप सी रहती है। लगता ही नहीं कि दोनों बहनें हैं। एक ही घर में पलकर भी कितना फर्क निकल आता है। सच कहूँ तो मुझे तो लगता है खुशबू पढ़ाई के लिए बनी ही नहीं है। भगवान भी कभी कभी अजीब खेल खेलता है। एक बेटी इतनी तेज और दूसरी बिल्कुल उल्टी। औरतों की बातें सुनते सुनते नैना का चेहरा धीरे धीरे बदलने लगा। पहले तो वो मुस्कुरा रही थी, लेकिन अब उसकी आंखों में झुंझलाहट झलकने लगी। उसे ऐसा लगने लगा जैसे गांव वाले खुशबू की वजह से उसका मजाक उड़ा रहे हों। वो बाहर से शांत दिख रही थी, मगर भीतर ही भीतर उसका गुस्सा बढ़ता जा रहा था। मैं भी यही कहती हूँ। सुमन ने तो कभी मुझे शिकायत का मौका ही नहीं दिया, पर खुशबू, उसे समझ ही नहीं आता कि जिंदगी मजाक नहीं है। पढ़ाई में भी मन नहीं लगाती और काम में भी ढिलाई करती है। अरे बहन, तू चिंता क्यों करती है? बड़ी बेटी ही नाम रोशन कर दे तो वही काफी है। हाँ, सुमन से तो मुझे पूरी उम्मीद है। वो एक दिन बहुत बड़ा नाम कमाएगी। कुछ दिनों बाद परीक्षा का परिणाम आ गया। सुमन पास हो गई थी, अच्छे अंकों के साथ। वही बदकिस्मती से खुशबू असफल रह गई। देख लिया आपने, वही हुआ जिसका डर था। कितनी बार समझाया इसे, मगर इसने कभी मेहनत की ही नहीं। खुशबू, ये घर कोई खेलने की जगह नहीं है। एक ही छत के नीचे रहकर भी अपनी बहन से कुछ नहीं सीखा तुमने। पिताजी, मैंने सच में कोशिश की थी इस बार। मैंने रात रात भर पढ़ाई की थी। दीदी के साथ बैठकर पढ़ा था। कोशिश? नाकाम लोग हमेशा यही बहाना देते हैं। आज गांव भर में मेरी नाक कटवा दी तुमने। खुशबू की आंखों से आंसू धीरे धीरे बहने लगे। वो कुछ कहना चाहती थी, लेकिन शब्द जैसे उसके गले में अटक गए थे। माँ, इस बार खुशबू को माफ कर दो। अगली बार वो और मेहनत करेगी। आप उसे एक मौका और दे दीजिए। सुमन, तुम बीच में मत बोलो। इसकी वजह से तू भी बदनाम हो जाएगी। लोग कहेंगे कि जमींदार की दोनों बेटियां ही निकम्मी हैं। माँ, मुझे एक मौका और दे दीजिए। मैं सच में बदल जाऊंगी। मैं और मेहनत करूंगी। पूरा समय वीरेंद्र सिंह चुपचाप खड़े सब कुछ देखते रहे। उनकी खामोशी भी खुशबू के लिए किसी सजा से कम नहीं थी। खुशबू की आंखें बार बार अपने पिता की ओर उठती, जैसे वो उनसे थोड़ी दया की उम्मीद कर रही हो। लेकिन वीरेंद्र ने कुछ नहीं कहा। नैना ने गुस्से में दरवाजे की ओर इशारा किया। कोई मौका नहीं। इस घर में नाकाम लोगों के लिए जगह नहीं है। अभी के अभी इस घर से निकल जाओ और कभी वापस मत आना। ये सुनते ही खुशबू के पैरों तले जैसे जमीन खिसक गई। उसकी दुनिया उसी पल उजड़ गई। वो कुछ क्षण तक वहीं खड़ी रही, जैसे उसे यकीन ही नहीं हो रहा था कि उसकी अपनी माँ ने उसे घर से निकाल दिया है। या खड़े खड़े मेरा समय मत खराब करो, जाओ यहाँ से। आंखों में आंसू लिए खुशबू चुपचाप हवेली से बाहर निकल गई। रात धीरे धीरे गहराने लगी थी। रास्ते सुनसान होते जा रहे थे। वो बिना दिशा जाने चलती रही। उसके कदम उसे गांव से दूर ले जाते रहे। कुछ देर बाद वो एक घने जंगल के पास पहुंच गई। चारों ओर ऊंचे ऊंचे पेड़ थे। झिंगुरों की आवाज गूंज रही थी। अंधेरा इतना गहरा था कि रास्ता साफ दिखाई भी नहीं दे रहा था।
खुशबू थक कर एक पत्थर पर बैठ गई। हे भगवान, क्या सच में मैं इतनी बुरी हूँ? अगर मुझसे गलती हुई है तो मुझे सजा दे दो, लेकिन मेरी माँ को मुझसे इतनी नफरत क्यों हो गई? घने जंगल में चारों तरफ सन्नाटा पसरा हुआ था। ठंडी हवा पेड़ों की टहनियों से टकराकर अजीब सी आवाजें पैदा कर रही थी। खुशबू एक पत्थर पर बैठी रो रही थी। उसके दिल में दर्द और अकेलापन भरा हुआ था। तभी दूर से लकड़ियों के टकराने की आवाज सुनाई दी। खुशबू ने घबराकर इधर उधर देखा। उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव रायगढ़, जहां पर एक मेहनती किसान रहता था, उसका नाम रघु था। उसके माता पिता बचपन में ही एक आए भीषण महामारी में चल बसे थे। तब से रघु अकेले ही रहता था। रघु के पास अपना कोई भी खेत या जमीन नहीं था। गांव में तो सब जगह अकाल की परिस्थिति हो गई है। लगता नहीं कि अब इस गांव में ज्यादा दिन रुकना उचित होगा। काम के लिए पड़ोसी गांव तो जाना ही पड़ेगा। रघु काम की तलाश में दूसरे गांव की ओर निकल पड़ता है। सूरज की तपिश से जमीन तवे की तरह जल रही थी। चलते चलते वह लखनपुर गांव में आ जाता है। वहां उसका रहने का कोई ठिकाना नहीं था और उसके पास कोई काम भी नहीं था। चलते चलते वह एक अमीर किसान प्रताप सेठ के पास आ पहुंचता है। सेठ जी, मैं रघु दूसरे गांव से आया हूं। हमारे गांव में अकाल की परिस्थिति हो गई है। लोगों के खेत सूखे पड़े हैं। गांव में बूंद बूंद पानी के लिए लोग तरस रहे हैं। अगर मुझे आपके पास कुछ काम मिल जाएगा तो बहुत कृपा होगी बड़े भाई। अरे रे रे, तुम्हारी हालत तो बहुत खराब लग रही है। चेहरे से थकान झलक रही है। वैसे मेरे पास एक काम तो है, पर लगता नहीं कि तुम वो कर पाओगे। सेठ जी, काम कोई भी हो, छोटा बड़ा मुश्किल आसान, मैं वो काम पूरी मेहनत और ईमानदारी से करूंगा। देखो रघु, यहाँ काम करने वाले कई आते हैं, पर टिकते बहुत कम है। मेरे पास 50 एकड़ जमीन है। तुम्हें हर रोज सुबह जल्दी उठ खेत के लिए निकलना होगा। रोज सुबह शाम खेतों में सिंचाई करना होगा। महीने के आखिर में तुम्हें इस काम के लिए 5 रुपए मिलेंगे। और हाँ, 2 वक्त का खाना भी हमारी तरफ से मुफ्त दिया जाएगा। बोलो, क्या तुम ये काम कर पाओगे? अरे बाप रे, 50 एकड़ जमीन को संभालना आसान काम नहीं है, पर अब मैं कुछ कर भी तो नहीं सकता। और ऊपर से सेठ जी 2 वक्त का खाना भी दे रहे हैं। ठीक है सेठ जी, मैं मेहनत से नहीं डरता। हमारे गांव में भी जब तक पानी था मैंने खेत में हल चलाया है, बैलों की जोड़ी संभाली है। बस मुझे मौका दीजिए, पर एक विनती है। हाँ बोलो रघु, क्या बात है? सेठ जी, अगर आपको समस्या ना हो तो क्या मैं आपके घर में रह सकता हूँ? आपका बहुत बड़ा एहसान होगा सेठ जी। मैं इस गांव में नया हूँ, मेरा रहने का कोई ठिकाना नहीं है। मैं अपनी जान लगा दूंगा काम में। प्रताप सेठ थोड़ी देर तक सोचता है और रघु को ऊपर से नीचे तक देखता है। पहले तो प्रताप सेठ को रघु पे थोड़ा शक होता है। उसके बाद प्रताप सेठ रघु से बोलता है, ठीक है रघु, तुम बगल के एक कुटिया में रह सकते हो। जी धन्यवाद सेठ जी। तब से रघु बगल के कुटिया में रहकर अपना काम करने लगता है। वह रोज जल्दी उठकर सूरज निकलने से पहले खेत निकलता और खेतों में काम किया करता। और शाम होने के बाद रघु घर आया करता था और समय समय पर खेत में पानी भी डालता था। हर रोज रघु अपना काम ईमानदारी और पूरी मेहनत से करता था। प्रताप सेठ को भी रघु का काम बहुत पसंद आने लगा, क्योंकि वह अपना काम सफाई और ईमानदारी से करता था। रघु को अब लखनपुर आए 3 महीने हो चुके थे। एक दिन प्रताप सेठ रघु को बुलाकर उससे बोलता है, रघु, मैं सब देखता हूँ। तुम्हारी मेहनत से इस बार की फसल लहलहा उठी है। गेहूं का रंग देखो कितना सुनहरा है। पिछले कई सालों में ऐसा उत्पादन नहीं हुआ था और गेहूं का गुणवत्ता भी बढ़ गया है। इसलिए मैं आज से तुम्हारी तनख्वाह बढ़ाकर पूरे 1000 रुपए कर रहा हूँ। मैं तो बस मेहनत करता हूँ, बाकी सब तो भगवान और आपकी मेहरबानी है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद सेठ जी। अरे नहीं रघु, ये कोई एहसान नहीं है, ये तुम्हारे पसीने की कमाई है। तुमने खेतों को जी जान से सींचा है, इसलिए ये खेत भी तुम्हें अपना आशीर्वाद दे रहे हैं। कुछ दिन ऐसे ही बीतने लगते हैं। धीरे धीरे रघु की जिंदगी संवरने लगी। रघु प्रताप सेठ के पास बहुत मेहनत और ईमानदारी से काम करता है। धीरे धीरे रघु के पास अच्छा खासा रुपया जमा हो जाता है, जिससे वो अपने लिए छोटा सा रहने लायक एक कुटिया बना लेता है। कब तक बेचारे सेठ जी के यहाँ रहता? वो बहुत अच्छे आदमी हैं। अब आखिरकार मुझे अपने घर में चैन से रहना चाहिए। अपनी मेहनत की रोटी अपने आंगन में खाकर अपनी छत के नीचे सोना,
यही तो सपना था। सेठ जी का बहुत बड़ा उपकार है, नहीं तो आज भी मैं कहीं भटकता फिरता। तब से रघु प्रताप सेठ के खेतों में काम करने आता और 2 वक्त का खाना खाकर अपने घर सोने के लिए चला जाता था। कई साल ऐसे ही बीत जाते हैं। रघु की मेहनत के कारण उसके पास अच्छा खासा रुपया जमा हो जाता है। एक दिन रघु प्रताप सेठ से बोलता है, सेठ जी, एक जरूरी बात करनी थी आपसे। हाँ हाँ रघु, आओ बैठो, बताओ क्या बात है? चेहरा तो बहुत परेशान लग रहा है। सेठ जी, आजकल गांव में चोरी की समस्या बहुत बढ़ गई है और मेरे पास कुछ रुपए भी जमा हैं जो मैंने अपने घर में रखे हुए हैं, पर मुझे उन पैसों की चोरी की चिंता हो रही है। आपको तो पता है कि मैं दिन भर आपके खेत में ही काम करता हूँ और सिर्फ रात में ही घर सोने जाता हूँ, इसलिए मुझे रोज उन पैसों की चोरी की चिंता सताती है। ये बात तो सही है रघु। अब तो गांव की हवा भी बदलती जा रही है। पहले तो लोग घर का दरवाजा खुला छोड़ देते थे, फिर भी कोई हाथ नहीं लगाता था। अब तो तालों के बावजूद चैन नहीं मिलता और दिन भर तो तुम्हारा घर खाली ही रहता है, तो चोरी होने की संभावना तो जरूर है। प्रताप सेठ थोड़ी देर सोचता है और फिर रघु से कहता है, देखो रघु, ऐसे समय में तो गांव में एक ही जगह है जहां पर तुम्हारा धन सुरक्षित रह सकता है, और वो है मुखिया का घर। क्या मुखिया का घर? हाँ रघु, इस गांव के मुखिया बहुत ईमानदार और दयालु है, ऐसा मैंने कुछ लोगों से सुना है, और उनके घर पर बहुत सारे पहरेदार भी हैं, तो चोरी होने की संभावना बहुत कम है। तुम अपने पैसे उनके पास रख सकते हो। अच्छा ऐसा है सेठ जी, मुझे तो पता ही नहीं था। मैंने तो मुखिया जी को बस 2-3 बार ही दूर से देखा है। वे तो बहुत सीधे साधे लगते हैं। अगर वे सच में इतने भरोसेमंद हैं, तो शायद मेरा डर अब खत्म हो सकता है। अगले दिन रघु मुखिया जी के घर उनसे बात करने जाता है। यही है मुखिया जी का घर। सेठ जी ने कहा था कि बहुत बड़े और ईमानदार आदमी हैं। बस अब भगवान करे वो मेरी बात समझ जाए। ए रुको, ए कहाँ चले जा रहे हो? अंदर ऐसे कोई नहीं जा सकता, वहीं खड़े रहो। जी जी, मुझे मुखिया जी से मिलना है। मुझे उनसे एक जरूरी काम है सरकार। मुखिया जी से काम? और तुम कौन हो भाई? कभी देखा नहीं तुम्हें इधर। क्या काम है ऐसा जो सीधे मुखिया जी से करना है? पहले मुझे बताओ। मेरा नाम रघु है। मैं बगल के गांव लखनपुर से आया हूँ। यहाँ मैं प्रताप सेठ के खेतों में काम करता हूँ। सेठ जी ने ही कहा कि अगर कोई ईमानदार इंसान है तो वो मुखिया जी ही है। बस मुझे थोड़ी मदद चाहिए थी। सेठ जी का नाम लिया तुमने तो ठीक है, झूठ तो नहीं बोल रहे लगते, लेकिन मुखिया जी अभी पूजा में है। बिना इजाजत कोई अंदर नहीं जा सकता। बताओ क्या परेशानी है, मैं कह दूंगा। जी, मुझे कुछ पैसे रखवाने थे उनके पास, यही काम के लिए आया था मैं। अच्छा ठीक है, तुम अंदर जा सकते हो। नमस्ते जमींदार जी, मैं रघु प्रताप सेठ के यहाँ काम करता हूँ। कुछ साल पहले ही मैं दूसरे गांव से यहाँ आया हूँ। अच्छा रघु, बोलो तुम्हारा क्या काम है मेरे पास? सुना है तुम प्रताप सेठ के यहाँ काम करते हो? जी, मैं सालों से प्रताप सेठ के पास काम कर रहा हूँ और मैंने कुछ रुपए भी जमा कर लिए हैं। पर बात यह है कि गांव में चोरी की समस्या बहुत बढ़ गई है, तो मुझे अपने रुपए घर में रखने से डर लग रहा है। समझ गया मैं। कितने रुपए जमा किए हैं तुमने? जमींदार जी, यही कोई 8 से 10 हजार रुपए होंगे। वाह, ये तो बड़ी रकम है। मैंने आपकी ईमानदारी के बारे में लोगों से बहुत सुना है, इसलिए मैं अपनी रकम आपके पास कुछ वक्त के लिए रखने आया हूँ। हाँ रघु, तुमने बिल्कुल सही सुना है। तुम्हारी रकम मेरे पास पूरी तरह से सुरक्षित रहेगी। तुम अब चिंता ही छोड़ दो, मैं सब देख लूंगा। रघु अपने पैसों की थैली जमींदार को दे देता है। ये पूरे 7,000 रुपए हैं। आप चाहे तो गिन कर देख लीजिए। जमींदार जी, मैं चाहता हूँ कि सब साफ साफ हो जाए। अरे नहीं रघु, गिनने की क्या जरूरत है? तुम तो प्रताप सेठ के आदमी हो, ईमानदार और सच्चे। मुझे तुम्हारे शब्दों पर पूरा भरोसा है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद जमींदार जी। आपका विश्वास मेरे लिए सबसे बड़ी पूंजी है। अब तो मुझे चोरों का कोई डर नहीं है, क्योंकि मेरे पैसे अब सुरक्षित हाथों में हैं। अरे रघु, कोई बात नहीं। धन्यवाद तो मुझे बोलना चाहिए जो तुम मेरे पास आए अपने रुपए रखने के लिए। रघु अपने पैसे मुखिया को देकर अपने घर चला जाता है। हाँ रघु, तुम्हारे पैसे मेरे हाथों में ही अच्छे लगते हैं। ऐसे ही रघु ईमानदारी और मेहनत से प्रताप सेठ के यहाँ काम कर रहा था। देखते ही देखते साल ऐसे ही बीत जाते हैं। एक दिन रघु सोचता है, अब बहुत साल हो गए जगत सेठ के यहाँ काम करते हुए। वैसे सेठ जी तो बहुत अच्छे इंसान हैं, पर सोच रहा हूँ कि खुद की जमीन लेकर उस पर मेहनत करूं, तभी मैं बड़ा आदमी बन सकता हूं। अब जो मेरे पास थोड़े कुछ पैसे हैं और जो जमींदार के पास कुछ पैसे संभालने के लिए दिए हैं, वो जमा करके थोड़ी जमीन खरीद लूंगा
आज ही जमींदार से मिलने जाता हूँ और अपने रुपए मांगता हूँ। ये सोचकर रघु मुखिया जी के घर चला जाता है। मुखिया जी प्रणाम। मैं रघु, मैं अपने रुपए वापस लेने आया हूँ। आपके पास मैंने 7,000 रुपए दिए थे संभालने के लिए, वही मुझे वापस चाहिए अब। अरे भाई साहब माफ कीजिएगा, मैंने आपको पहचाना नहीं। वैसे आप कौन हो, कहाँ के रहने वाले हो? क्या आपने मुझे नहीं पहचाना? मैं रघु हूँ मुखिया जी, प्रताप सेठ के यहाँ खेतों में काम करता हूँ। आपकी ईमानदारी देखकर ही मैंने आपको पैसे दिए थे संभालने के लिए, और आप अब ऐसी बातें कर रहे हैं। कृपया करके मेरे पैसे मुझे वापस कीजिए। अरे भाई, बहुत लोग आते हैं मेरे पास, हर कोई अपनी मेहनत की कमाई लेकर यहाँ जमा करता है। मैं किसी के साथ गलत नहीं करता, पर हाँ, सबका हिसाब किताब कागज पर लिखा होता है। तुम्हारे पास कोई रसीद, कोई गवाह, कोई कागज है क्या? नहीं मुखिया जी, मुझे लगा आपकी बात पर भरोसा किया जा सकता है। आपकी ईमानदारी का नाम तो पूरे जिले में मशहूर है, इसलिए मैंने कुछ लिखवाया नहीं, बस भरोसा किया। तो फिर मैं क्या करूं? बिना सबूत, बिना कागज मैं कैसे मान लूं कि तुमने पैसे रखे थे मेरे पास? कहीं तुम मेरे नाम का गलत फायदा उठाकर रुपए हड़पने आए हो? नहीं मुखिया जी, मैं ऐसा इंसान नहीं हूँ। मैं आपके पैर पड़ता हूँ, कृपया करके मेरे रुपए मुझे दे दीजिए। बड़ी मेहनत से मैंने वो पैसे जमा किए थे, मुझ पर ऐसा अन्याय ना करें। अरे क्या ये झूठ मूठ कर रोना धोना लगाया है? लगता है तुम ढोंगी हो और मेरी ईमानदारी और भोलेपन का फायदा उठाकर मुझसे ये रुपए लेने आए हो। रुक, तुझे अभी सबक सिखाता हूँ। जमींदार अपने आदमियों को बुलाकर रघु की पिटाई करने को कहता है। इसे तब तक मारो जब तक ये बेहोश ना हो जाए। इस 2 कौड़ी के आदमी ने मेरी ईमानदारी पर सवाल उठाया है, इसे छोड़ना मत। मुखिया के आदमी रघु को डंडे से खूब मारते हैं। फिर रघु दुखी होकर अपने घर चला जाता है। रघु के शरीर पर घाव के निशान स्पष्ट दिखाई दे रहे थे। 2 दिन से रघु घाव के दर्द के कारण प्रताप सेठ के घर काम के लिए नहीं जा पाता है। इसलिए अगले दिन प्रताप सेठ रघु के पास आ जाते हैं। वह देखते हैं कि रघु खाट पर सो रहा है और वह बड़ा ही चिंता में नजर आ रहा है। अरे रघु, ये क्या हाल बना रखा है तूने? 2 दिन से खेत नहीं आया, मैं खुद देखने आ गया। बता, किसने ऐसा हाल किया तेरा? सेठ जी, सब खत्म हो गया। मेरी मेहनत, मेरी पूंजी सब चला गया। मैंने मुखिया जी पर भरोसा किया और उन्होंने मुझसे सब छीन लिया। जिस मुखिया के पास पिछले साल मैंने अपने पैसे संभालने को दिए थे, वो आज मुझे पैसे वापस नहीं करना चाहता। वो बहुत लालची इंसान है। वो लोगों को ठग रहा है, और जब मैंने बाद में गिड़गिड़ाना शुरू किया तो उसने डंडे से मार मार कर मेरी पिटाई करवा दी और मुझे वहां से धक्के मारकर निकाल दिया। अरे बाप रे, ये तो बड़ा ही गंभीर विषय है। मैंने तो मुखिया के बारे में अच्छा ही सुना था, पर मुझे भी नहीं पता था कि वो इंसान इतना गिरा हुआ है। तभी मैं सोचूं, हर साल उसकी संपत्ति इतनी ज्यादा कैसे बढ़ रही है। मुझे माफ कर दो रघु, मैंने ही तुम्हें मुखिया के पास जाने को बोला था। गलती तो मेरी भी है। नहीं सेठ जी, आप तो मेरा अच्छा ही सोच रहे थे। ये तो उस मुखिया का लालच है। अब तो सब खत्म हो गया। वो पैसे मेरे खून पसीने की कमाई थे। मुझे नहीं लगता अब वो लालची मुखिया मुझे कुछ लौटाएगा। लघु, हिम्मत मत हारो। मैंने एक तरकीब सोची है, जिससे हम उसी मुखिया से तेरे पैसे निकलवा लेंगे, वो भी उसी के मुंह से। सच सेठ जी? कैसी तरकीब, बताइए ना। मैं जो कहेंगे वही करूंगा। प्रताप सेठ रघु को सारी तरकीब बताता है। लेकिन सेठ जी, अगर वो कुछ समझ गया तो कहीं उल्टा मुझ पर और मुसीबत न डाल दे। डर मत रघु, लालची आदमी हमेशा अपनी गलती खुद उजागर कर देता है। बस भगवान से प्रार्थना करो कि वो अपने असली रूप में सामने आए। अब वक्त है उसे आईना दिखाने का। हे ऊपर वाले, अगर मैं सच में सच्चा हूँ तो इस बार मेरे साथ न्याय जरूर करना। मेरी मेहनत की कमाई मुझे लौटा देना और उस मुखिया को उसकी करनी का फल दिखा देना। अगले दिन प्रताप सेठ बहुत सारे पैसों को एक बैग में भरकर खुद मुखिया के घर जाता है। अरे प्रताप सेठ, आज आप खुद यहाँ? बोलो भाई, इस गरीब के घर कैसे आना हुआ? हमारा तो ये सौभाग्य है कि आप जैसे धनी आदमी के चरण हमारे घर में लगे हैं। नमस्ते मुखिया जी। अरे मुखिया जी, आप तो मुझे अब लज्जित कर रहे हैं। वैसे मैं कुछ महीनों के लिए दूसरे राज्य में व्यापार करने जा रहा हूँ। मैं ये लगभग 7 लाख रुपए लाया हूँ। मुझे डर है कि कहीं ये चोरी ना हो जाए। क्या आप मेरे सारे पैसे अपने पास संभाल कर रख सकते हैं? आपके सिवाय इस गांव में और किसी पर भरोसा नहीं कर सकता। अरे सेठ जी, आपने बिल्कुल सही सोचा।
मेरे यहाँ आपके रुपए सुरक्षित रहेंगे, बिल्कुल सुरक्षित। आप निश्चित होकर व्यापार करने जा सकते हैं। इस बार तो बड़ी मछली हाथ लगी है, बार बार ऐसा मौका नहीं मिलता। भारी माल हाथ में लगने वाला है। तभी वहां पर रघु आ जाता है। अरे रघु, अच्छा हुआ तुम आ गए, मैं तुम्हारे पास ही आने वाला था। माफ कर देना, उस दिन मुझे तुम्हें पहचानने में गलती हुई थी। इतने सारे लोग आते हैं मेरे पास, थोड़ी उलझन हो जाती है। पर मैं कहते हैं ना, अपने शब्द का बड़ा पक्का हूं। रुको रुको, मैं तुम्हारे सारे पैसे अभी तुम्हें लौटा देता हूं। रे रघु, तुम भी जमींदार जी के पास अपना रुपए रखे थे क्या? मतलब मैं मुखिया जी के बारे में लोगों से सुना था। ओ, सब सही है कि मुखिया जी बहुत ईमानदार आदमी हैं। हाँ सेठ जी, बिल्कुल सही सुना आपने। मुखिया जी जैसे लोग अब इस जमाने में बहुत कम हैं। इनके जैसा सच्चा, सीधा और भरोसेमंद आदमी पूरे इलाके में कोई नहीं। जब मैंने पहली बार इनसे मुलाकात की थी, तभी इनके चेहरे पर सच्चाई साफ दिखाई दी थी। सेठ जी, आप निश्चिंत होकर अपने पैसे इनको सौंप दीजिए। इनके पास जो भी चीज़ जाती है वो सुरक्षित रहती है। आपका रुपया तो इनके पास भगवान की तिजोरी में रखने जैसा होगा। देखो रघु, मैं तो बस अपने गांव का सेवक हूं। अगर मैं ईमानदारी नहीं रखूंगा तो फिर गांव में और कौन रखेगा? प्रताप सेठ, देखिए कैसे ये गरीब लड़का भी मेरे बारे में इतना अच्छा सोचता है। यही मेरे जीवन की सबसे बड़ी पूंजी है। सही कहा आपने मुखिया जी। ऐसा आदमी अगर हर गांव में हो जाए तो लोग न बैंक जाएं न शहर, सब कुछ यहीं गांव में सुरक्षित रहेगा। हाँ सेठ जी, मैं तो खुद इनके पास अपने कुछ रुपए रख चुका हूँ। और देखिए, एक बार भी मुझे चिंता नहीं हुई कि कहीं मेरे पैसे खो जाएंगे। मुखिया जी तो अपने बच्चों से भी ज्यादा ईमानदार हैं। देखा प्रताप सेठ और रघु, तुम तो मेरे परिवार जैसे हो। जब भी तुम्हें जरूरत पड़े मुझसे बेहिचक कहना। तुम्हारे लिए मेरा दरवाजा हमेशा खुला है। आपकी दया से ही तो सब कुछ चल रहा है मुखिया जी। आपके जैसा सज्जन इंसान अगर किसी गरीब का सहारा बन जाए तो उसके जीवन का अंधेरा मिट जाता है। देखिए सेठ जी, मैं तो यही कहूँगा, आपके रुपए अब सबसे सुरक्षित हाथों में हैं। हाँ रघु, अब तो मुझे भी पूर्ण विश्वास हो गया है। इतना बोल रघु वहां से चला जाता है। अरे क्या बात है मुखिया जी, आप तो अपनी बातों के बहुत पक्के हैं। तो ठीक है, मैं अपने सारे पैसे आपके पास रख सकता हूँ। प्रताप सेठ इतना बोल ही रहा था कि तभी वहां प्रताप सेठ का आदमी आ जाता है। मालिक, एक बड़ी खबर आई है। क्या हुआ रामदास, इतना